बात करते हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। आज हम बेहद खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये मुद्दा है क्रिप्टो करेंसी का। जी हाँ, जिस तरह से आप फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉल्टिलिटी देख रहे हैं, पिछले कुछ सेशन से तो हम बाज़ार की चाल काफ़ी बेहतरीन देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गतिविधि जो है वो वॉल्टिलिटी के साथ देखी है। कीमत लगभग बिटकॉइन के लिहाज से अगर हम देखें 83,400 से नीचे गिरी हुई, लेकिन आज की डेट में फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि कीमतें थोड़ी सी ऊपर आई। काफ़ी वॉल्टिलिटी है। इसके साथ साथ अगर आप देखें ओवरऑल, अगर हम क्रिप्टो के कुल मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 2.6 ट्रिलियन तक ये घट चुका है। और इतना ही नहीं, अब जिन्होंने यहाँ पर पैसे लगाए हुए हैं, क्या इक्विटी बाजार में जिस तरह आपको अनिश्चितता के बादल दिखाई दे रहे हैं, क्या उसी तरह क्रिप्टो के बाजार में भी हमें इस तरह का आता हुआ दिखाई दे रहा है चलन? क्या आपको कोई रणनीति में बदलाव करना चाहिए? जब से टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई है, जब से ये लागू हुए हैं और बाद में हमने एक 90 दिन का पॉज भी आता हुआ देखा है, ओवरऑल रणनीति के लिहाज से बदलाव लेकर आप कहाँ वो पैसे लगाएं, इसी पर बातचीत करते हैं। सुमित गुप्ता, को फाउंडर Coin360 मेरे साथ हैं। अनिल पटेल, को फाउंडर CEO मुद्रिक्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सुमित गुप्ता, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि 2 अप्रैल से लेकर अब तक थोड़ा सा अगर आप हमें फ्लैशबैक में लेके जा सके और कुछ उतार चढ़ाव की बात बता सके क्रिप्टो करेंसी और ख़ासतौर से बिटकॉइन के लिहाज से, तो वो क्या होगी? जी बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और पिछला कुछ 15 दिन 2-3 हफ्ते काफ़ी अनसर्टेन रहे हैं और हमने देखा है कि जो ओवरऑल क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है $3.7 ट्रिलियन से अभी $2.7 ट्रिलियन तक आ चुका है, विच इज़ रफली 30% ड्रॉप, 25 से 30% ड्रॉप। और ये सिर्फ क्रिप्टो में ही नहीं, ये स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला है। आई थिंक जो मैंने देखा है कि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ वगैरह लॉन्च किए तो काफी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आई है। उसकी वजह से सारे जो रिस्क ऑन एसेट्स हैं, जो भी रिस्की एसेट्स हैं, वहां पे प्राइसेस फॉल होते हुए दिखे हैं। स्टॉक मार्केट ने भी आई थिंक 2 दिन लगातार फॉल हुआ था। $6.6 ट्रिलियन का वैल्यू लॉस हुआ था, वहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस हुआ था। तो ये अक्रॉस ऑल एसेट्स, रिस्क ऑन एसेट्स में ये गिरावट देखने को मिली है। और ऊपर से ये जो हम पहले ऐसा नहीं होता था पिछले, बट कुछ सालों में ये देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट काफी स्टॉक मार्केट की तरह मिमिक कर रहा है। तो जैसे नैस्डैक है, टेक इंडाइसेस हैं, उनकी तरह क्रिप्टो का जो पैटर्न है, प्राइस पैटर्न है, वैसा लग रहा है। तो पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते काफी वॉलेटाइल रहे हैं और मेरे को लगता है आने वाले कुछ महीने, जब तक यहाँ पे सर्टिनिटी नहीं आती, वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में। राइट। अब ऐसे में आपके प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह का असर हमने देखा है? अतुल, आप किस तरह का डेटा पेश कर सकते हैं? किस तरह से आपको निवेशकों पर उतार चढ़ाव का असर, वॉल्टिलिटी का असर पड़ा हुआ देखा है अतुल, मुद्रा एक्सपर्ट? नमस्ते कविता जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर आज ये चर्चा करने के लिए। पिछले कुछ हफ्ते हम सबके लिए ही काफ़ी अनसर्टेन रहे, इंक्लूडिंग पीपल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज जो बहुत स्केल पे इन्वेस्टमेंट्स करती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड ये सब नतीजा है सिंपली बिकॉज इतने सारे टैरिफ सप्लाई हो रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं है फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, लोग प्लानिंग करने में लोगों को मुश्किल हो रही है एंड डिसीजन मेकिंग करने में मुश्किल हो रही है। इस वजह से टिपिकली पैसे बाहर निकल रहे हैं रिस्क ऑन एसेट से, जस्ट लाइक जैसे कि सुमित ने बताया। तो बिटकॉइन इज अ रिस्क ऑन एसेट एंड क्रिप्टो ब्रॉडली इज अ रिस्क ऑन एसेट। दैट्स व्हाई आप देखोगे कि पैसे बाहर निकल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट से, एंड ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट 3.5-3.7 ट्रिलियन से 2.6 आ गया है। हमने भी नोटिस किया था कि हमारे प्लेटफॉर्म्स पे काफी एक्टिविटी बढ़ गई थी सेल करने की, एक छोटे इंटरिम पीरियड के लिए टेरिफ्स अनाउंस हुए थे। एंड ये नॉट ओनली ट्रू था बिटकॉइन के लिए, बट बाकी सारे एसेट्स के लिए भी ट्रू था। बट पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जब से टेरिफ में पॉज अनाउंस हुआ है, तब से वापस रिकवरी हो गई है। इनफैक्ट बिटकॉइन ऑलमोस्ट 85,000 तक वापस पहुंच गया है, विच इज सिमिलर टू द नंबर जहां पे वो था बिफोर द टेरिफ्स गॉट अनाउंस्ड। बाकी सारे एसेट्स में स्लो एंड स्टेडी रिकवरी हो रही है। और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हमने देखा हुआ है वो लॉन्ग टेल एसेट्स में हुआ है, जो फ्रिंज एसेट्स थे, जहां पे क्लैरिटी नहीं है कि एसेट्स रहेंगे नहीं रहेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये कुछ एक्टिविटी और बिहेवियर हम देख रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक्चुअली एक बहुत दूसरी तरीके की भी एक्टिविटी देखी है जो लोग करते हैं। हमारे यहाँ ऑन आर प्लेटफॉर्म लोग SIPs कर सकते हैं इन क्रिप्टो करेंसी। तो हमने ये एक चीज नोटिस करी है कि SIP का ट्रेंड थोड़ा और बढ़ गया है। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, हमने ये भी एक्चुअली नोटिस किया कि द लार्ज
नंबर ऑफ पीपल जो पैसा लेके बाहर गए थे वो वही लोग थे जिन्होंने पिछले 3 से 4 महीने में पैसा इन्वेस्ट किया था। और जो लॉन्गर इन्वेस्टर्स थे एक्चुअली उन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिविटी करी नहीं है सेल की। जो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शनली इस बात को रीइंफोर्स करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उन्होंने ही ज्यादा एक्टिविटी करके उन्होंने ही ज्यादा सेल किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा 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 करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने। तो लोगों ने यहाँ पर एसआईपीज़ की ओर रुख किया है और जिस तरह से इक्विटी बाजार में हम देख रहे हैं वॉल्टिलिटी बढ़ रही है, वो वॉल्टिलिटी भी अछूती नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बाजार से। लेकिन सुमित, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके काम भी आ सकती है, आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। डेथ क्रॉस, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो इस शब्द का बहुत खुलेआम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक डेथ क्रॉस ऐसा लेवल जहाँ पर 50 डीएमए के भी नीचे हम कीमतें जाती हुई देख रहे हैं 200 डीएमए के मुकाबले। इस बात से शायद ये प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में भी फर्दर साइड पॉसिबल है। आप दोनों में से कौन टेक्निकली साउंड है इस बात को समझाने के लिए, मुझे पता नहीं पड़ेगा। सुमित, अगर मैं आपके पास आऊँ इसके जवाब के लिए, तो क्या ऐसा लगता है, क्या टेक्निकली हम चार्ट्स को देखकर ये बता पा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी अब आने वाले भविष्य में इसका जो डाउन साइड है, क्योंकि वो डेथ क्रॉस के काफ़ी करीब है या क्रॉस हो चुका है, और गिरावट मुमकिन है? कविता जी, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मैं इसके बारे में राइट। टेक्निकली आंसर नहीं कर सकता। बट एक जो ओके। चार्ट, हाँ, अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं तो मेरे को लगता है कि मार्केट में बिटकॉइन अभी 83,000 के आसपास अभी चल रहा है। और इसमें मेरे को अगर डाउन साइड दिखता है तो रफली 10 से 15% का मैक्सिमम डाउन साइड जो मेरे को दिखता है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी अभी काफी गिर चुका है। मेरे हिसाब से एक गुड एंटरिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। बिकॉज जब इम्पोर्ट टैरिफ्स लगते हैं तो गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ते हैं इकोनॉमीज में। एंड बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म में आई थिंक एक डिजिटल गोल्ड की तरह देखा जाता है। तो अगर वैसे उस तरीके से देखें तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेज, डिजिटल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एंड उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि बहुत सारी बाइंग प्रेशर आ सकता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव सीन कि गोल्ड में काफी अभी प्राइसेस बढ़े हैं बिकॉज ऑफ द सेम नेचर। आई थिंक बिटकॉइन बीइंग डिजिटल गोल्ड, वहां पे भी मेरे को लगता है कि काफी अभी प्राइसेस में इंक्रीज हो सकता है इन द नेक्स्ट 6 to 12 months विंडो। दैट्स बेसिकली व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कमेंट। एडवर्ड, टेक्निकली आप कोई राय दे पाएंगे? हाँ कविता जी, तो मतलब डेथ क्रॉस ऑल्दो बहुत ऐसे डरावना शब्द लगता है, बट प्रिंसिपली वो सिंपली एक चीज कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, विच मीन्स कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस लोगों को लग रहा है वो शॉर्ट टर्म एवरेज प्राइस के भी नीचे चले गया है। इसका मतलब ये है कि जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। एंड बहुत बार टेक्निकल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो मार्केट साइकोलॉजी और मार्केट सेंटिमेंट को असेस करने की कोशिश करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू। सो ऑल्दो डेथ क्रॉस एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है ट्रेडिशनल मार्केट्स में, अब ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की तरफ ज्यादा पॉइंट करता है। एंड इन रियलिटी हमें उसी की तरफ थोड़ी ज्यादा बात करनी चाहिए कि द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज कि आजकल इन द करंट सिनारियो ग्लोबली हमें नहीं पता दुनिया कहां जा रही है। ग्लोबली बहुत अनसर्टेनिटी है कि ट्रेड कौन डोमिनेट करेगा, मनी कैसे मूव करेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ग्लोबली लोग थोड़ा पीछे हटना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाट द सेंटिमेंट इज। एंड जस्ट लाइक व्हाट सुमित सेड, देयर इज एक्सपेक्टेशन कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 months ये वॉलेटिलिटी और बढ़े, क्योंकि अनसर्टेनिटी अगले 2 से 3 महीने तक रहेगी जब तक पूरा ये 90 डे का पॉज पीरियड क्लियर आउट नहीं होता है, हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है कि कौन से कंट्रीज के साथ क्या टेरिफ्स है, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, एंड ये जो ब्रॉडर ट्रेड वॉर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो माय एक्सपेक्टेशन ऑल्सो इज दैट ये जो डेथ क्रॉस हुआ है, इट्स जस्ट रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट दैट साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट अनसर्टेनिटी है मार्केट्स में, एंड उस वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, उस वजह से जनरल ट्रेंड नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एंड देयर इज सम डाउनसाइड दैट वी माइट स्टिल सी। सो चांसेस है कि और 10 से 15% तक नीचे जा सकता है एटलीस्ट बिटकॉइन का प्राइस।
10 से 12% यहाँ पे और गिरावट मुमकिन है जहाँ तक बिटकॉइन की बात है। लेकिन देखिए, जब क्रिप्टो करेंसी बाजार की बात करते हैं तो केवल बिटकॉइन की बात नहीं होती है सुमित। हम अलग अलग तरह के टोकन्स की यहाँ पर बात करते हैं, करेंसीज की बात करते हैं। जैसे कि शेयर बाजार में आपने लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, 3 तरह के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियों को बटा हुआ देखा है। यहाँ पर भी उस तरह की कॉइन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, और कुछ लार्ज कैप्स की तरह स्टेबिलिटी, जैसे कि बिटकॉइन शायद आप स्टेबिलिटी दे सके, कम उतार चढ़ाव वहाँ पर शायद देखने को मिल सकता है। और उसी के लिहाज से सुमित, ये मुझे समझाइएगा कि फ्लक्चुएशन कितना हुआ है अगर मैं बिटकॉइन की तुलना दूसरे टोकन्स के साथ करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मीम कॉइन टाइप के किसी टोकन के साथ करना चाहूँ, आपको बेहतर जानकारी होगी, जो अधिक वॉलेटाइल है, तो वो फ्लक्चुएशन की रेंज कितनी रही है। इक्विटी बाजार में अब ये कहा जा रहा है कि अपने पोर्टफोलियो में आप थोड़ा सा लार्ज कैप्स पर फोकस कीजिए, बिकॉज स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जो पिछले साल आपने रिटर्न्स देखे हैं शायद आपको वापस देखने को ना मिले, इस तरह की बातें क्योंकि हो रही है, और लार्ज कैप्स अधिक रखेंगे तो आपको स्टेबिलिटी ही मिलेगी। तो क्या क्रिप्टो के लिए भी हमें ऐसा कहना चाहिए, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है कुछ पॉकेट्स में है लेकिन कम है, कैसे आप समझाएंगे इसको? जी कविता जी, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत अच्छा सवाल भी है, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं, रिस्की होते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखेंगे तो अगर मान लो 15 से 20% है, तो क्रिप्टो मार्केट में 40 to 45% होता है। एंड उस वॉलेटिलिटी में आप आपका जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे हिसाब से जो मैं फॉलो करता हूँ कि 70 to 80% हमेशा ब्लू चिप क्रिप्टो एसेट्स की तरफ इन्वेस्टेड होता है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। ऑब्वियसली उसमें वॉलेटिलिटी भी होती है, बट बाकी जगह और ज्यादा होती है। तो जो मीम कॉइन्स है वगैरह, उसमें मैं लॉन्ग टर्म में मैं ज्यादा एलोकेशन नहीं रखता हूँ, मतलब इट्स लार्जली टू बिकम पार्ट ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटीज। बट आई थिंक इट इज अ बहुत अच्छा आइडिया है कि आप हमेशा जो आपका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक जो ब्लू चिप क्रिप्टो एसेट्स है, उनकी तरफ ज्यादा रखें, बिकॉज वो आपको एक स्टेबिलिटी देते हैं, ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में एक ज्यादा सर्टेनिटी देते हैं। ऑफ कोर्स क्रिप्टो इन इटसेल्फ वॉलेटाइल है, उसमें भी अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की टोकन्स जो कि जिनकी मार्केट कैप अंडर $1 बिलियन है, वो और ज्यादा इसको रिस्की बनाते हैं। तो अगर एक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप अगर एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो सेंस बनता है कि आप 80% के आसपास अपना एलोकेशन टॉप 3 टॉप 5 क्रिप्टो एसेट्स में रखें, और 20% आप बाकी जगह रख सकते हैं। ये मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली, बिकॉज और जो हमने देखा है कि अगर बिटकॉइन लेट्स से 5% गिरता है, तो बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं इनको, वो 15-20% भी गिर सकते हैं। और अगर बिटकॉइन 5% बढ़ता है, तो ऑल्ट कॉइन्स 15-20% भी बढ़ते हैं। तो वो दोनों तरफ सेम मल्टीप्लायर से काम करता है। अभी मार्केट अनसर्टेन है, तो बेटर है कि आप जो रिस्की क्रिप्टो एसेट्स है वहां पे एक्सपोजर ज्यादा ना लें। एंड एनीवन अगर जो कोई नए क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं, उन लोगों को बिटकॉइन, बिकॉज वो काफी, मेरे हिसाब से काफी अच्छा होल्ड किया है इन स्पाइट ऑफ सच हार्डर कंडीशंस। आई थिंक वहां पे चालू करना, उन ब्लू चिप क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना बेटर आइडिया रहेगा, स्पेशली करंट मार्केट सिचुएशन में। ऑब्वियसली जितना बिटकॉइन में प्राइस बढ़ती है, उतना ही बाकी ऑल्ट कॉइन्स में पैसा जाता है, मनी फ्लोज इन दैट, एंड ऑटोमेटिकली वो भी ऊपर जाते हैं। तो वो अभी मार्केट में सर्टिनिटी आएगी, क्रिप्टो मार्केट्स में नया पैसा एंटर करेगा, उस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स वगैरह में ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। बट अभी बेटर है कि रेस्ट्रिक्ट करें इन्वेस्टमेंट को टॉप ब्लू चिप क्रिप्टो एसेट्स तक ही। एडिल, क्योंकि हम इतनी डिटेल में जाके बातचीत कर ही रहे हैं, आपने कहा भी कि 10 से 12% कम से कम बिटकॉइन टूट सकता है। मुझे समझना है कि अंडरलाइन ट्रिगर्स क्या होते हैं, अंडरलाइन फैक्टर्स क्या होते हैं। अब जैसे कि ग्लोबल बाज़ारों में हमें पता है, यूएस के बाज़ार जो हमें लीडिंग देते हैं, उसके मुताबिक हम देखते हैं एशिया, यूरोप और हमारे बाज़ारों में रिएक्शन होता है। उसके मुताबिक हम तमाम कमोडिटीज़ में भी मूवमेंट देखते हैं। बिटकॉइन के लिए अंडरलाइन ट्रिगर या फैक्टर क्या है जिसका असर पड़ता है? क्या हम इक्विटी बाजार की बात कर रहे हैं, क्या हम कमोडिटीज़ की बाजार की बात कर रहे हैं, क्या हम केवल डिमांड सप्लाई सिनेरियो को ही यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं? क्या देखना चाहिए? करेक्ट। सो कविता, पहले तो जस्ट छोटी सी बात ऑन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाला पीस। मुद्रेक्स में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम कॉइनसेट्स कहते हैं, जहाँ पे जस्ट लाइक निफ्टी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मुद्रेक्स में आप इन एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे अभी पिछले एक महीने में द लार्ज कैप इंडेक्स इज डाउन ओनली 3%,
जबकि एंड मतलब ऑफ कोर्स बीच में देयर वाज अ बिग डंप एंड देन देयर हैज बीन रिकवरी, बट द मिड कैप इंडेक्स एंड द स्मॉल कैप इंडेक्स बोथ आर डाउन 17%, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों अबाउट 17% डाउन है। तो यू कैन क्लियरली सी कि स्मॉल कैप्स और जो लॉन्गर टेल एसेट्स है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं एज कंपेयर टू जो प्रीमियम टॉप 5 एसेट्स है उनके कंपैरिजन में। अब नाउ द रीजन, कमिंग बैक टू द बिटकॉइन वाला प्राइस, हिस्टोरिकली एक्चुअली बिटकॉइन बहुत अनकोरिलेटेड रहा है इक्विटीज मार्केट से, जैसा सुमित ने भी स्टार्टिंग में कहा था कि नॉर्मली इक्विटीज मार्केट्स और बिटकॉइन प्रोडक्ट्स थोड़े इंडिपेंडेंट चलते हैं। ऑफ लेट वो साथ में चलने लग गए, एंड ये जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो पॉइंट आउट करता है कि ब्रॉडर फंडामेंटल अनसर्टेनिटी, फंडामेंटल शिफ्ट्स है इन हाउ मनी मार्केट एंड मनी मूवमेंट इज हैपनिंग वर्ल्ड ओवर। अब in normal scenarios, equities markets or Bitcoin markets are fairly uncorrelated. In fact, Bitcoin को digital gold as a repository of store, as a store of value, long term investment perspective से लोग ज्यादा देख रहे हैं, तो इस वजह से भी ये uncorrelation ज्यादा बढ़े जा रहा है। अभी ऑफ लेट जो पिछले हमने 1-1.5 महीने में देखा है वो बस एक आउटकम है ब्रॉड ग्लोबल अनसर्टेनिटी का। और ये सेम चीज, ये सेम ट्रेंड हमने 2020 में भी देखी थी अराउंड कोविड, जब सडनली मार्केट्स क्रैश किए थे, ग्लोबली सारे मार्केट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो मार्केट्स क्रैश किए थे, एंड देन देयर वाज अनकोरिलेटेड रिकवरी अक्रॉस दोस एसेट्स वंस ब्रॉडर सेंस इमर्ज्ड अगेन। बिटकॉइन के बिहेवियर पे स्पेसिफिकली ज्यादा इम्पैक्ट डिमांड सप्लाई का होता है, एंड जो डिमांड सप्लाई का इम्पैक्ट है वो इस बात से ज्यादा ड्रिवन होता है कि लोग पैसा कैसे एक लॉन्गर टर्म सेफर एसेट में मूव करना चाह रहे हैं। एंड बिटकॉइन में जो भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, मोस्टली इंस्टीट्यूशनल साइड से जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो एक बहुत लॉन्ग टर्म एसेट होल्डिंग के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। एंड इसीलिए जब कोई मुझे पूछता है कि यार क्या ये सही टाइम है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, मेरा टिपिकल स्टैंडर्ड आंसर यही होता है, मैं भी खुद यही फॉलो करता हूं कि ये सारे एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करना चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट बेस्ट फॉर्मेट इज कि यार आप रेगुलर एसआईपी करते रहो। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर सीइंग ओनली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, बट हम ये देख रहे हैं कि जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसी तरीके से स्लोली और स्टेडीली अपनी बिटकॉइन की पोजीशन बिल्ड किए जा रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। that's how I think of it, and that's what's driving most of the price movements. बिल्कुल। आप जब जवाब दे रहे थे तो मेरे जहन में ये भी सवाल आया कि आप दोनों कहाँ पर किस तरह के क्रिप्टो में पैसे लगाते होंगे, लोगों में ये भी जानने की उत्सुकता तो होगी है ना। तो सुमित, आपका क्रिप्टो करेंसी का पोर्टफोलियो, मैं बाकी नहीं पूछना चाहती, क्रिप्टो ही पूछूंगी, बताइए। आप दोनों की मुस्कान मुझे बता रही है कि हैवीली इन्वेस्टेड है, आई एम श्योर प्लेटफॉर्म चलाते हैं आप लोग, तो बताइए कहाँ कितना पैसा लगाया हुआ है, कितने घाटे में और कितने मुनाफे में, ये भी बताइएगा बिल्कुल ईमानदारी से। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ये मैंने आई थिंक काफी अरे ट्रिकी क्यों होगा? अच्छा जी पता रखा है तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑलरेडी आउट इन दी ओपन। तो मेरा बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो अभी क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है, बिकॉज मैंने उतना डाला था, बिकॉज मैंने बहुत पहले एंट्री मारी थी 2016 के आसपास, 2016-17 में, तो भी काफी बढ़ चुका है वो। मैंने जब बिटकॉइन खरीदा था तब वो 1.5 लाख रुपए का था, आज 70-75 लाख के आसपास है। इथेरियम रफली 3,000-5,000 के आसपास चलता था, आज 3 लाख रुपए है। तो मैंने काफी पहले एंट्री ली थी इस एसेट क्लास में। ओवरऑल मेरा 80%, जैसे मैंने बोला था, बिटकॉइन और इथेरियम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओवरऑल मेरे पूरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो का 80% बिटकॉइन इथेरियम में है, और रफली 20% है जो कि नए प्रोजेक्ट्स में होता है, जो कि नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डीफाई में है, या फिर अलग अलग चीजें बना रहे हैं गेमिंग के अंदर, टोकनाइजेशन के अंदर, आरडब्ल्यूएस में, तो उस पर थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। बट 80% बिटकॉइन इथेरियम में, उसमें भी 60% 80% का बिटकॉइन में होता है, बिकॉज बिटकॉइन मेरे लिए एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह है। जो अभी रियल एस्टेट तो काफी महंगा हो चुका है, तो ये मैं 5-10 साल 15 साल होल्ड करता हूँ, कभी आज तक बेचा नहीं है, आई डोंट थिंक कभी बेचूंगा भी, बट उस पर्पज से मैंने खरीद रखा है। तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। मतलब ये जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब यू विल नॉट बिलीव कि मैंने अभी आई थिंक अराउंड 2-3 हफ्ते पहले जब मार्केट थोड़ा गया था तो मैंने वापस से खरीदा था। तो वेन एवर मार्केट थोड़ा क्रैश करता है तो मैं उसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये इन द लॉन्ग टर्म अभी काफी अच्छे रिटर्न के चांसेस हैं। एटलीस्ट 40-50% ग्रोथ रेट इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट ओवरऑल कंपाउंडेड फॉर द नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट। ऑब्वियसली जैसे एसेट क्लास में रिस्क कम होगी, वैसे अपॉर्चुनिटी भी कम होती जाएगी, रिटर्न्स भी कम होते जाएंगे। तो लगता है कि अभी भी मैं इसमें इन्वेस्ट करके इसको होल्ड करना चाहता हूँ एटलीस्ट 5-10 साल के लिए।
आपकी बात सुन के तो बहुत सारे लोगों को, मेरे को आई एम श्योर ये लगता होगा कि यार गाड़ी तो निकल गई हमारी, हम थोड़े से लेट हो चुके हैं। लेकिन अर्जुन, आप बताइए आपका निवेश किस तरह का है अब? तो मैं एक एनेक्डोट बताना चाहूंगा कविता जी। मैंने और मेरे हाँ दोस्तों ने हाँ 2013 में एक ईमेल थ्रेड हाँ। चालू किया। इस ईमेल थ्रेड का अच्छा। टाइटल था, बिटकॉइन प्राइस इज $100, आर वी टू लेट। 2013 से 2025 तक 12 साल हो गए। हर एक साल उस पे एक नया मैसेज आता है जो लगभग इसी तरीके का होता है। बिटकॉइन अब यहाँ पहुंच गया है, आर वी टू लेट। बिटकॉइन अब यहाँ पहुंच गया है, आर वी टू लेट। बिटकॉइन अब यहाँ पहुंच गया है, आर वी टू लेट। लेटेस्ट मैसेज आई थिंक 6 महीने पहले का था। मैं लिटरली अभी अपने ईमेल्स में वही चेक कर रहा था। 6 महीने पहले का मैसेज था, उस पर पोस्ट था कि बिटकॉइन 95,000 पहुंच गया है, आर वी टू लेट। और हमेशा ऐसे ही रिप्लाई होते हैं लोगों के, लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और कुछ लोगों का रिप्लाई होता है कि अरे ये तो नहीं चलेगा। अब इन माय ओपिनियन मेरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आई थिंक सुमित से काफी सिमिलर होगा। मैं वही चेक कर रहा था व्हाट इज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रियल टाइम में दिख जाता है हमें। तो 80% इज टॉप 5 एसेट्स, 40% इज बिटकॉइन, 35% इज इथेरियम, एंड द रेस्ट इज समथिंग इन सोलाना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। The rest 20% is actually in newer protocols, newer companies जो मेरे को लगता है अच्छा करेगी शॉर्ट टर्म में, जो बेटर कर सकती है, उन पे ही ज्यादा डिपेंडेंस होती है। तो मेरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही होता है। जस्ट आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज कि मैंने एक्चुअली कभी एक्टिवली बाइंग करी ही नहीं है। एटलीस्ट जो भी मेरी मेमोरी है इन द लास्ट 2-3 years, एक्टिव बाइंग कभी करी ही नहीं है। बस हर महीने एसआईपी की तरह थोड़ा 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 पैसा ऐड होते रहता है एंड वो पोर्टफोलियो बढ़े जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम द वन अर्ली ऑन एक्टिव बाइंग जो 2016-17 में करी थी, उसके बाद से आई डोंट थिंक कभी भी एक्टिव बाइंग करी है इन रियलिटी। सो या दैट्स वेयर वी आर। तो नहीं, अब चर्चा को मुझे यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन मेरा एक फिर भी सवाल था जो मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ। हालांकि मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे बोला भी जा रहा है ब्रेक लेने के लिए। कमाई तो मैंने आप लोगों की जान ली है, लेकिन गलतियाँ भी तो कुछ की होंगी। ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों का सफ़र जब शुरू हुआ होगा तो वो वन ट्रैक ही चला होगा, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा आप लोग कमा रहे होंगे। कुछ हाथ भी तो जलाए होंगे आप लोगों ने। सुमित? काफी काफी एक सबसे बड़ी गलती और पैसा डाल देना चाहिए था उस टाइम पे। बट काफी काफी गलतियां की है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा एक्सपोजर हाँ, लिया है। सीक्वेंस वगैरह में भी काफी नुकसान हुआ है। मैं तो आई थिंक जितने भी पहचान वाले होते हैं उनको बोलता हूँ कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक्सपोजर अपना लिमिटेड रखना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो। और दूसरी चीज ये है कि फोमो में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में फोमो में आते हैं कि ये भाग जाएगा, टोकन 10 गुना होगा, 5 गुना होगा 15 दिन के अंदर। चीजों से दूर रहें। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं कि ये टोकन खरीद लो, ये इतना 1 मिलियन% बढ़ जाएगा। ये कुछ नहीं होता। मतलब फंडामेंटल डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और नहीं पता होता बहुत लोगों को कि कब एंटर करें कब नहीं करें। मार्केट जब भाग रहा होता है तब खरीदते हैं लोग। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर नीचे जाना उसकी वो तो नेचर है मार्केट का। तो आई थिंक विदाउट गेटिंग फोमोड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कोई भी प्रोजेक्ट्स में अगर आप डाल रहे हैं टोकन में, तो उसके बारे में पढ़ लो। 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा। यूट्यूब पे वीडियोस देख लो। आई थिंक वो ज्यादा सेंसिबल होता है, रादर देन बिना पढ़े लिखे इसको एक लॉटरी की तरह देखना। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो इन्वेस्टिंग को लॉटरी की तरह बना दिया या देखते हैं। वो ऐसा है नहीं। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। देयर इज अ रीजन व्हाई सम टोकन्स गो अप इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स मार्केट डायनेमिक्स कम इनटू पिक्चर, बट जिसको भी वो नॉलेज है ना, जो भी उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, मैंने देखा है कि वो इन्वेस्टर ज्यादा बेटर करते हैं इन द लॉन्ग टर्म। पहले मैंने भी गलती करी थी 2016-17 में, बट फिर मैं सीख गया और अब बेटर हूँ। चलिए, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट में ना एक्साइटमेंट को थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए। वो थोड़ी सी बोरिंग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडुल, आपकी गलतियां बताएंगे आप? तो कविता जी, आई थिंक क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के रिटर्न्स का अगर आप ऐसे स्क्यू देखोगे तो वो काइंड ऑफ स्टार्टअप इन्वेस्टिंग की तरह होगा कि अगर लोग 10 कंपनीज में पैसा डालेंगे तो प्रॉब्ली 1 या 2 रहती है जो आउटलायर रिटर्न्स देती है, 2 या 3 रहती है जो रफली उधर ही रहती है, और बाकी मेजोरिटी सब डाई आउट कर जाती है। पावर लॉ जिसको कहते हैं स्टार्टअप इन्वेस्टिंग पैरलांस में। तो आई थिंक मैंने जब पहली बार एक लार्ज चंक इन्वेस्ट किया था 2018-19 में, तो करीब 11 या 12 डिफरेंट एसेट्स में किया था, अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन एंड इथेरियम। एंड सब में छोटा 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 अमाउंट डिवाइडेड था। उन 11 या 12 में से 9 तो बंद ही हो गए हैं। मतलब आज तो वो टोकन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 ऑफ कोर्स आउटलायर सक्सेस थे, एंड उसमें से कुछ पैसा
निकाल के फिर बाकी छोटे-छोटे एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया है। एंड ये ट्रेंड मेरे को लगता है जनरली कंटिन्यू करता है। तो या तो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ लार्ज एसेट्स में कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और उसी पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। बाकी सारे शॉर्ट टर्म जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस विल बी सिमिलर टू हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। मेजॉरिटी नहीं चलेंगे, कुछ चलेंगे जो नॉर्मली चलते रहेंगे और कुछ चलेंगे जो आउटलायर रिटर्न्स दे देंगे। दैट्स द थिंकिंग, एंड उस थिंकिंग से करें लोग तो ही बेटर है, एक्सपेक्टेशंस बेटर सेट होगी। एंड जैसा कि सुमित ने कहा, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग एंड रिसर्च ड्रिवन इन्वेस्टिंग अगर करेंगे तो ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगा, उससे एक्सपेक्टेशन बेटर सेट होगी। एंड जितना ऐसे लेजीनेस होगी इस इन्वेस्टमेंट में, ताकि आप स्लो एंड स्टेडी जा सको इंस्टेड ऑफ स्पीड से और एक्साइटमेंट से जाओ, तो बेटर ही है। चलिए, बहुत ज़रूरी है कि खुद की रिसर्च करें और खुद की रिस्क एपेटाइट को पहचानें, उसके बाद आप पैसे लगाएं। और ये हाँ, तो ये भी खबर जो हम सब जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली है उसको टर्न डाउन कर दिया है जहाँ तक क्रिप्टो के रेगुलेशंस की बात है। तो फिलहाल हमें बस इंतज़ार ही है इसके रेगुलेशंस का आने का भी। लेकिन तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़े हमारे साथ और दोनों ने अपनी पर्सनल जर्नी भी हमारे साथ शेयर की और दर्शकों को गाइड भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कविता। राइट, तो ये क्रिप्टो की बात हुई है, हमें छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आपके इन्वेस्टमेंट्स में हम बात करेंगे एनपीएस की, इंश्योरेंस स्कीम्स की, म्यूचुअल फंड्स की और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे।